अपन 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर इनके सारे क्वेश्चन लगाएंगे 2011 से लेके, फिर इनका मैं टेस्ट लेते रहूँगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आज भी जैसे टेस्ट होगा डेली, अब आधा घंटे का टेस्ट होगा तुम लोगों का। टेस्ट इन द सेंस जो आप चीज़ें पढ़ा चुका हूँ वो चीज़ें कर रहे हो नहीं कर पा रहे। देखो लीनियर इक्वेशन है, एनसीईआरटी जब पढ़े थे तब भी अपन इसको अच्छे से तरीके से किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इंपॉर्टेंट है। आपके पास कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और मेरा मानना है कि हर साल कम से कम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चनों तक जाता है इसमें, इस चैप्टर से ओनली। तो अगर आप देखें 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें भी है, 7th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन बनते भी है। अब देखो एक तो नॉर्मल होता है, जैसे देखो ये याद रखना कि वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। वेरिएबल का मतलब होता है इनकी वैल्यू जैसे जैसे मान आप डिपेंड करता है एक्स का मान क्या मान रहे हो। जैसे एक्स का एन मान रहे हो, नेचुरल नंबर मांग रहे हो, तो वो एक्स का वैल्यू चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो वाई या जेड है, ये सब क्या है, चेंज होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होते रहते हैं। नॉन वेरिएबल का मतलब ये होता है फिक्स है नंबर, जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2, 3 4। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ये जब आपको समझ में आ गया, जब आप क्लास करो मतलब वो करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होता है। पर मेरा मानना है कि पहले आप लोग जो मैंने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई है, 9 10th वाला भी पढ़ाया है, वो ज़रूर कर लेना। ठीक है, बात आती है पॉलीमल की। ठीक है, बहुपद। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है, मतलब ये तो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता नहीं। देखो पदों के आधार पर याद रखना एक पद ही होते हैं, जैसे ये एक पद का ही है। ये देखो यहाँ पे एक ही पद है, पॉजिटिव नेगेटिव उससे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये है कि एक पद का है। द्विपदीय मतलब देखो दो पद है, एक पद दो पद, एक पद दो पद। ठीक है, त्रिपदीय मतलब 3 पद होंगे, 1 2 3। ठीक है, घातांक के आधार पर भी इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक रेखिक पद होते हैं, लीनियर पॉलीमल होते हैं। यूपीएससी मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे 2x + 3 है, 5x - 3y है, ये लीनियर पॉलीमल है। फिर दूसरा होता है द्विघात। यूपीएससी ने आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछ सकता है, परंतु मेरा मानना आज तक कभी ऐसा पूछा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया हो आपको, उसके आधार पे बोल रहा हो। ऐसे यूपीएससी पूछा नहीं है अभी तक। ठीक है, मोस्टली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो लीनियर इक्वेशन वाला ही पूछता है, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं एनसीईआरटी में देखोगे ना तो लीनियर ही है। अब जब आके आप 10th में पढ़ते हो ना, वहाँ पे जरूर दिए है, फिर 11th में थोड़ा बहुत कुछ दिया है इनके बारे में, पर यूपीएससी मोस्टली जो है लीनियर इक्वेशन ही पूछती है। ठीक है, पॉलीमल ये होता है कि उसमें घातांक होते हैं, देखो 2 घात है। ठीक है, फिर और जो है नॉर्मल रहते हैं। यहाँ पे देखो इसकी घात है 2 है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना कि बोडामास नियम लगाते हैं अपन जब ये लीनियर इक्वेशन अपन सोल्व करेंगे तब। तो वही सेम चीज़ अपन पहले भी सीख चुके हैं, रीजनिंग में भी लगता है ये। बी का मतलब देखो, अब ब्रैकेट में देखो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये चीज़ याद रखना, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब का मतलब याद रखना मल्टीप्लिकेशन ही होता है, परंतु वो लिखा रहेगा एग्जाम में, का या और लिखा रहेगा, तब वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। ऐसे कभी सर अगर मतलब ऑफ नहीं लिखा हुआ होता तो पहले फिर डिवीजन करते हैं। अरे हाँ, समझ बात, जब ये दोनों मान लो ब्रैकेट भी नहीं दिए, ये भी नहीं दिया, तो फिर आप यहाँ से शुरू करोगे। समझ में आया? जैसे आपके 2024 में भी क्वेश्चन आया था, मैंने करवाया भी था वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्टली जो यूपीएससी ने देखो आज तक कभी ब्रैकेट वाला भी नहीं दिया, नहीं ऑफ वाला दिया है। यूपीएससी ने पूछा वो यहीं से पूछा है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ये है जो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। अब आ जाओ एक चर वाले रेखीय समीकरण कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दिए है, अब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, डिवाइड है। ठीक है, तो याद करो, देखो इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं अपन। ठीक है, एलसीएम लेके 10 लिया, फिर 5 को इसको डिवाइड किया, 2 बार गया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ गया। ठीक है, फिर इसको 2 का 10 में भाग देंगे, 5 आया, 5 को इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अपन सेम वैसे करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, 3 को जैसे गुणा करोगे ना, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होती है, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 × 6 आ गया, 3 × 2 आ गया तो 6 आ गया। अरे हाँ, पहली बात तो ये बताओ कौन कल किस किसने टेस्ट नहीं दिया था? कहाँ हो धुरंधर हो? सना, अनु, और कौन है ये, अमित और काजल, कहाँ है तुम लोगों का टेस्ट? सर मैंने तो दिया था पर मेरे नंबर बहुत कम आए थे। आपने दिया था, मुझे कैसा पता लगेगा जब तक आप मुझे नहीं बताओगे? और नंबर कम क्यों आए, कितने कम आए पहले आप तो मुझे बताओ ना, मुझे तो बता ही नहीं रहे हो। जीएससी सेट दोनों दिए थे आपने? तो मैंने टाइम ही नहीं किए थे, फिर किए थे उनसे कुछ गलत हुआ, बहुत कम थे। देखो आप लोग ये नहीं समझ रहे हो। अब देखो आप जिस तरीके से लापरवाही करोगे ना, ऐसे कैसे काम चलेगा मुझे बताइए। अनु आपने दिया नहीं दिया? और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया?
आप तो आज के लिए बोल रहे थे कि आज देंगे, तो आज काहे नहीं दिए फिर? देखो मैं फिर सर बारह वो बता रहा हूँ कि देखो यही मतलब होता है कि आप लोग जो है, देखो मोस्टली कौन कर रहा है? नगीना ने दिया है, निखिल ने दिया है, शिवानी ने, दोनों दिए हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जो है छोटी, ठीक है, उसने एटलीस्ट PYQ लगाई, जो भी है। पर मेरा कहने का मतलब है कि देखो लगभग तुम लोग 35 के समथिंग स्टूडेंट हो। सर पूजा ने भी तो दिया है। हाँ, पूजा ने भी दिया है। 4 से 5 लोग जो टेस्ट दे रहे हो, 30 लोगों को कुछ अता पता नहीं, तो फिर समझ लो रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा फिर। भाई मुझे अब ये जानना था कि तुम लोगों के हालात क्या है, कंडीशन क्या है। अब जब तक तुम लोग मेरे को बताओगे नहीं कि टेस्ट दिए तो इतने नंबर आ रहे, ये है, तो मुझे पता कैसे लगेगा भाई तुम लोग किस स्थिति में हो। अब देखो मैं पिटाई, तो तुम बच्चे तो हो नहीं जो मैं तुम लोगों को पिटाई करूं, परंतु फिर बता रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा ऐसे। एक तो नहीं तो तुम लोग PYQ क्लासेज, मैंने अक्टूबर से तुम लोगों को बोल के रखा था कि उन क्लासेज को देखो देखो, 5 बार जरूर देखना है। अभी तक किसी ने 2 बार भी नहीं देखा। 2 बार तो छोड़ो, किसी ने 1 बार भी, बहुत सारे कम ऐसे लोग जिन्होंने 1 बार भी नहीं देखा कंप्लीट। तो भूल जाओ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वही एक तरीका है जो इस एग्ज़ाम को आपको भीड़ भाड़ से निकाल के आराम से उस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। नहीं फिर फंसो, फिर PT 365, उड़ान की दुनिया में, इंडिया ईयर बुक भी आने वाला है, फंसते रहो फिर इन्हीं चीज़ों में। CDS NDA ये क्वेश्चन ही करते रहोगे फिर। मतलब कहने का मतलब यही है कि सीधा आप लोगों को रोटी खिलाया जा रहा है, फिर भी आप रोटी नहीं खा रहे हो। क्या ही करूँगा मैं इससे ज़्यादा। ठीक है, तो देखो देखो, तो ये 3 से गुणा करोगे तो ये 3 से 3 कट गया, 3 × 2 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये अपन ने LCM लेके कर लिया था। फिर ये देखो डिवाइड में है तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। मतलब कहने मतलब कि जैसे ये 2x + 15 है अपॉन 10 है, अब ये नीचे जाएगा 3/2, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो 2x + 15 अपॉन 10 × 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अपन x वालों को इधर साथ में ले लेंगे। ठीक है, वही सेम सिमिलर चीज़ करते हैं जो अपन NCERT में भी पढ़े थे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया। तो ऐसा ही जो है ना आपको, अब ये UPSC इस टाइप का नहीं देता है ये बच्चों जैसा। UPSC आपको ना इसी चीज़ को क्या है कि वो लिखेगा आपको लैंग्वेज के रूप में, बनेगा इक्वेशन बाद में ऐसा ही, परंतु लैंग्वेज में लिखा रहेगा। ये चीज़ याद रखना, अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। 2 चर वाले रखिए समीकरण, UPSC ने आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं साफ बता रहा हूँ। ठीक है, फिर भी कर लो, एक आइडिया रहेगा बस, पर UPSC ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। 2 चर वाले रेखीकरण समीकरण होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 चर वाले हैं x और y, यहाँ रखना कि द्विघात समीकरण भी आएगी, आगे आएगा वो। ठीक है, तो अब देखो 2 चर वाले रेखीय समीकरण, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं, मैं जो द्विघात समीकरण वाला था ना वो नहीं UPSC ने कभी पूछा है। 2 चर वाले जो UPSC ने पूछा है, तो ये तो आधा भी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे a1x प्लस, यार रखना घातांक एक ही रहेगी, यहाँ पर देखो घातांक एक ही है, दो द्विघातांक कभी UPSC ने पूछा नहीं है अभी तक, पर ये तो पूछा है। अब यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन बन रही है और आपको इनकी सहायता से x और y की वैल्यू निकालना है। याद रखना कि जितने चर होंगे उतनी समीकरण चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 चर है तो 2 चर के लिए आपको निकालने के लिए 2 समीकरण जरूर चाहिए। अगर मान लो 3 हो जाती है तो 3 समीकरण चाहिए, ये हमेशा याद रखना। दूसरी बात, जो ये चैप्टर आपका यूज होता है ना, याद रखना कि एज वाला जो निकालते हैं वो उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें अगर मान लो कि ये तो कुछ कंडीशन है जो याद रखनी चाहिए आप लोगों को, पर ऐसा UPSC ऐसे घुमाता नहीं, पर बोर्ड के एग्जाम में देखते हो तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना कि A1 और A2 का रेशियो अगर B1 और B2 के रेशियो से बराबर नहीं होगा तभी उसके जो है यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, मतलब 1 सॉल्यूशन आएगा। जैसे x की भी कुछ वैल्यू आएगी और y की भी कुछ वैल्यू आएगी, पर वो एक ही आएगी। ठीक है, ये याद रखना कब रहेगा, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रहेगा तब। अगर मान लो दोनों बराबर आ जाए इनका रेशियो, और C1 और C2 का भी जो है बराबर आ जाए, तो याद रखना कि अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे मतलब x की भी बहुत सारी वैल्यू आएगी और y की भी बहुत सारी वैल्यू आएगी। अगर मान लो कि A1/A2 और B1/B2 सेम रहता है पर C1/C2 नहीं रहता, तो याद रखना कोई हल नहीं आएगा, मतलब x और y की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना। ठीक है, जैसे UPSC हो सकता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला तो पूछता ही है। हल करने की विधि देखो, प्रतिस्थापन विधि होती है, वश गुणन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, पर मोस्टली अपन जो है विलोपन विधि पढ़ेंगे, क्योंकि अपने को आंसर निकालना है।
अब पहले बोर्ड एग्जाम में तो क्या होता था कि बोल देता कि इसी से सोल्व करो, इससे सोल्व करो, तो यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ओनली आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू जो है निकालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें कुछ ही नहीं। अब देखो यहाँ देखेंगे कि जैसे एक्स का गुणांक क्या है 2, यहाँ एक्स का गुणांक 3 है, यहाँ पे वाई का गुणांक 3 है। अब मैं किसी को भी चाहूँ जिसको मैं सेम कर लूँगा। अब जैसे मुझे एक्स का गुणांक सेम करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं अब सोचो इसको, इस समीकरण 2 को 3 से गुणा कर, सॉरी 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने वाई को किया है, अपन चाहो तो एक्स को भी कर सकते हो। देखो मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ, 6x प्लस 9y, पर याद रखना कि पूरी सबसे होगा वो, ठीक। अब मैं इसको 2 से कर रहा हूँ, तो ये 6x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब मैंने समान कर लिया, अपन दोनों के चिन्ह समान है, तो मुझे चिन्ह भी चेंज करना पड़ेगा, इसको माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो 9 और 4y, याद रखना प्लस का हो गया, अब तो 13y हो जाएगा। और ये देखो 15 में से 4 घटाओगे तो 11 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/13। अब जब y की वैल्यू आ चुकी है तो याद रखना कि इन इक्वेशन में आप जो है y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू रख दोगे तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बस यही चीज़ याद रखना, यही चीज़ अपन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू निकाला तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है, समीकरण 1 में, तो यहाँ से फिर y की वैल्यू निकालिए, तो वही सेम चीज़ y की वैल्यू रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही काम आता है। अब ये देखो यूपीएससी जो जिस लैंग्वेज, यूपीएससी कभी ऐसे इक्वेशन नहीं देगा, आपको पूछेगा वो इस आधार पे पूछता है। जैसे देखो यहाँ भाषा दे दिया आपको, लैंग्वेज दे देता है, एनसीईआरटी में बहुत सारी क्वेश्चन है, जाके देखो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक अभिनेत्री ने कहा, आज से 5 वर्ष बाद मैं अपनी 5 साल पहले की आयु की 1/5 गुनी हो जाऊंगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब मैंने बोला था ना कि एज वाले में लगता है, बहुत सारी टाइप में लगता है, ये वाली चीज़ याद रखना। तो एज वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या 2 क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी में, 2 क्वेश्चन आए थे 2024 में, तो मैं वही बता रहा हूँ कि तो मिनिमम 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन जा सकते हैं, ये चीज़ याद रखना इसी टॉपिक से। पर ये मेरा मानना है कि हमेशा क्वेश्चन आता है, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको यूपीएससी में। अब देखो ये क्या बोला है, एक अभिनेत्री ने कहा कि आज से 5 वर्ष बाद में अपनी 5 साल पहले की आयु की 1/5 गुना हो जाऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें वर्तमान आयु मानोगे। जैसे वर्तमान आयु है इसकी x वर्ष, आप जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आज से 5 वर्ष बाद, तो x + 5 अपनी 5 साल पहले की आयु। अब देखो ये वर्तमान आयु तो पहले जाना है, मतलब इसके पूरा आयु तो x - 5 घटाओगे। ये बोला कि ये जो है 5 साल पहले की आयु 1/5 गुनी हो जाएगी। अब ये देखो ये ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा करने के लिए 1/5 इससे गुणा करेंगे अपन, ठीक है। तो वही अब देखो नीलियन इक्वेशन बन गई, अपनी सरल रेखा बन गई। इसको बस सोल्व करके अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट निकालना है। तो ये जिसकी वर्तमान आयु आएगी यही पूछ रहा था अपने से। अब एक तरीका तो ये होता है जिसमें आप आराम से कर सकते हो इसी ईजी तरीके से। अब एक दूसरा तरीका भी है। अब देखो मेरा मानना है कि देखो आंसर निकालना है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये अच्छा है। ये थोड़ा शॉर्ट है, परंतु अगर समझ में नहीं आया तो घबराना मत, रहने देना, यही अपना लागू करना। जैसे मैं भी खुद मोस्टली इसी तरीके से करता हूँ सो। फिर भी अगर ये तरीका समझ में आ जाए तो और भी बढ़िया है। ये मतलब फास्ट मेथड है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आज से 5 वर्ष बाद, मतलब +5, आज से मतलब प्रेजेंट आयु से, और उसके बाद अपनी 5 साल पहले की आयु -5, ठीक है। तो वो क्या बोला कि 1/5 गुनी हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब ध्यान से समझो, अब इन दोनों में जो अंतर है, अंतर तो 10 साल का हो गया ना, 5 साल ये 5 साल ये, समझ में आया। तो ये क्या बोल रहा है कि इस आयु की जो ये आयु है वो कितनी हो जाएगी, 1.5 गुना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ अभी दशमलव उठाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट सोल्व कर लो, 3/2 आ गया, 2 सही 3, मतलब ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो अपने को क्या बता रहा है कि अंतर, इन दोनों का जो है अंतर दिखा रहा है, पर रियलिटी में अंतर कितना है, 10। यहाँ से अपने को अंतर कितना मिल रहा है, 1। मतलब एक रेशियो का मतलब एक अंतर का बराबर कितना है, 10 वर्ष, ठीक है। तो अगर अपने को स्वाभाविक सी बात है कि 2 अंतर चाहिए, ठीक है, तो 2 अंतर अगर आ जाएगा तो वो कितना आएगा, 20 वर्ष। पर अपने को यहाँ पे कितना बोला, 1.5 गुना। तो 1.5 गुना होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसका जस्ट आधा भी होगा, मतलब 10 का आधा कितना होगा, 5। तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो उसकी कितनी हो जाएगी, मतलब इसमें अगर आप जोड़ोगे तो ये देखो इसकी जो है 1.5 गुना हो जाती है। नहीं, 1 मिनट को, ठीक है, यहाँ पे अंतर आया 1,
ठीक है। एक अंतर बराबर 10 वर्ष है, क्योंकि ये इसके बराबर ही होगा जो अंतर है, और ये रेशियो में अंतर है, वो ऐसे अंतर है, ठीक है, एक्चुअल अंतर है। 2 अंतर आप निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की आयु तो वर्तमान आयु कितनी होगी, ठीक है। ये देखो 5 वर्ष पूर्व की आयु है, ये वाली जो है 20 वर्ष जो है, ये वाली देखो, ये 2 अंतर, 2 रेशियो को मान निकाले अपन, तो ये तो 5 वर्ष पूर्व की आयु है, ये कितनी है 20, तो 5 साल बाद में कितनी होगी 25, तो प्रेजेंट आयु हो जाएगी, ठीक है। 5 साल आगे की पूछे तो 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो वही चीज़ है। ये समझ में आया मेथड 2? देखो ये फास्ट, मतलब आप स्पीड फास्ट कर सकते हो, बस उसके लिए है ये। इसमें अपन क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को जो है रेशियो में लेके जाके फिर सोल्व करते हैं। समझ में आया ये तरीका? अरे कुछ बोलोगे? सर इसमें 20 वर्ष कैसे लिया, ये नहीं आया। अरे देखो एक, अरे मतलब ये देखो 1 अनुपात बराबर 10 है, तो मान लो कि मुझे 2 अनुपात लिखना, तो इसको 2 से गुणा किया, तो इसको भी 2 से गुणा करोगे ना, खत्म बात। समझ में आया? ठीक। तो वही चीज़ है, तो ये 2 अनुपात का नाम मान आया, तो ये 5 साल पहले का अनुपात है ना, तो ये प्रेजेंट आयु में मतलब समझ बात, कितना और जोड़ोगे, 5 और जोड़ दो, तो प्रेजेंट आयु 25 आ जाएगी। चलो आ जाओ। अब देखो ये संख्या को विस्तारित रूप, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ उधर, तो याद करो अपन कैसे विस्तारित रूप लिखते हैं, याद आए वो चीज़, वो इसी तरीके से करते हैं, ये वाला चीज़ यहीं से। अब याद करो ये वाली चीज़ भी अपन नंबर सिस्टम में किए थे, 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक x है, y है, संख्या कैसे बनेगी, 10 × दाई अंक प्लस इकाई अंक, फिर संख्या को अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होती है, 10x + y। ये सब NCERT से मैंने लिखा है। इन दोनों का अंतर बस ये याद रखना डायरेक्ट, अरे इन दोनों का योग आ जाए तब ये याद रखना, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, तब ये अंतर आएगा। 3 अंकों की संख्या, ये भी NCERT में लिखा है, 8th क्लास का आखिरी का चैप्टर, वहाँ से मैंने लिखा है नोट्स। x y z है, तो देखो 3 अंकों की संख्या इस तरीके से लिखते हैं, याद करो। ये क्वेश्चन भी कितनी बार यूपीएससी ने पूछा था अपन जब नंबर सिस्टम में किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे 99z - x आएगा, ठीक है। अब देखो, और एडिशन हुआ तो 111 नहीं आएगा। एडिशन वाला तो याद करो, फिर जो अपन करते हैं इसमें फिर वो कितनी जो 6 संख्याएं बनती है, ऐसा कुछ होता है ना, याद करो। अपन इसके 6 संख्या 6 बनते हैं ना, हाँ 3 × 2 × 1 6 बनता है, फिर 6 से आता है वो, तो ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये 2 मतलब इन्हीं अंकों को पलट कर बनने वाली संख्या को उसका है। और ये मोस्टली है ना जो अंतर के लिए ही होता है, उसके एडिशन के लिए नहीं होता। एडिशन के लिए तो फिर अपन अलग अलग निकालते हो। देखो अब ये है द्विघात समीकरण, ऐसे यूपीएससी कभी पूछा नहीं है, परंतु फिर भी ये बेसिक सीख लो, NCERT में दिया भी है। ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a ≠ 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो फिर द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो याद रखना b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है, और असमान होंगे, मतलब डिफरेंट वैल्यू आएगी। b² - 4ac अगर 0 हो तो मूल वास्तविक तो होंगे परंतु समान होंगे, इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो कि इनका वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है b² - 4ac का, तो मूल काल्पनिक होंगे। ऐसे यूपीएससी देखो इमेजिनरी नंबर के बारे में आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो ये देखो याद रखना, डी का मतलब विवेचक होता है, इसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये इक्वेशन है, इसके 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा -b/a। अब ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से अपन जो है वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a होगा, ठीक है। ये नॉर्मल अपन देखो यहाँ से कभी क्वेश्चन बना नहीं है, पर दृष्टि का आप टेस्ट लगाओगे तो वहाँ पे दिया होगा आपको क्वेश्चन, मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। मूलों से बनने वाला द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग जो यहाँ से आया है, मूलों का गुणनफल जो यहाँ से आया है, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन बनाने को बोले, पर ऐसे यूपीएससी ने कभी आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं। हल करने की विधि तो याद रखना, सीधे आचार्य विधि है, x = -b + -b² - 4ac/2a। एक वर्ग विधि भी होती है जिसमें स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है जो अपन मोस्टली अपन इसी को ही लागू करते हैं। याद करो कि जैसे ये है तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। तो ये देखो जोड़ने पे आ रहा है -5, गुणा करने पर प्लस के 6 आ रहे हैं, बस उसी तरीके से करते हैं। तो ये देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा नहीं, पर याद रखना वो लीनियर इक्वेशन वाला पूछा था। आप देखो एक तो एज वाला जो चैप्टर उधर से वो कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी याद करो कि उसने कितनी वस्तुएं है एक्स, उस इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो सॉल्व हो जाएगा आपको इससे। वो क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, बस ये चीज़ याद रखना। कौन सी वस्तु? अरे ऐसा आता है ना कि भाई उसने 4 पेन खरीदे और वो जो है 4 पेंसिल के बराबर है, इस टाइप से आता है क्वेश्चन। ठीक है। आएगा वो क्वेश्चन तब देखोगे, तब कर लोगे। ये नंबर सिस्टम अपन कर चुके थे, ठीक है।
अब आ जाओ एवरेज। ये तो सब पढ़ चुके हो ना, अब आरोह क्रम ये सब पढ़ लिए। हाँ, अब देखो ये चीज़ याद रखना, बहुत छोटा चैप्टर है परंतु यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसके भी, ये चीज़ याद रखना। जैसे 2020 का पेपर देखोगे उसमें भी है, 2021 के पेपर में भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अब की बार भी आया था 2024 में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। औसत कैसे निकालते हैं, बस जितने भी पद है, जैसे मान लो 1 2 3 4 है, इनका जो है योग करो, 4 3 7 9 1 10, ठीक है। अब जितनी संख्या है, कितनी संख्या, 1 2 3, इसे 4 से डिवाइड कर दो, इसका जो एवरेज आएगा, देखो 4 2 8 2.5, तो ये एवरेज है, यही है, बस यही फॉर्मूला होता है। अब देखो मान लो कभी पूछ लेगा पदों का कुल योग, तो पदों कुल योग होगा तो वही वर्ष गुणा लगा दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बस औसत इंटू पदों की कुल संख्या, वही नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। पर यहाँ पे थोड़ा एक कुछ केस याद कर लोगे तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि डायरेक्ट आप लिख पाओगे। अगर मान लो कि समांतर श्रेणी में हो, कोई भी दिया हुआ और इनका एवरेज अपने से पूछ रहा हो, जैसे देखो इनमें सब में एक का अंतर है। समांतर श्रेणी मतलब सीरीज कौन सा बोलते हैं उसको, एक तो जीपी होता है और एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समझ में आया, जिसमें मतलब सेम डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब देखो इसका अगर औसत निकालना हो तो अब ये सारी संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रथम जो है पद और अंतिम पद को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, समझ में आया। मतलब 20 + 1 कर दो, 1 + 20 कर दो तो कितना आएगा 21, 21 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 10.5। अगर इसको अगर सारी संख्या को जोड़ कर भी करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो ये कुछ कंडीशन याद रखोगे तो फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। अब देखो वैसे तो इसी फॉर्मूले से काम चल जाता है, परंतु यही है कि देखो एग्जाम में अपने पास बहुत बार क्या होता है, टाइम कम होता है, तो उस टाइम के लिए आपको ये चीज़ें सीखने की थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ है, सब में सब सेम डिफरेंस आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पहला पद और आखिरी पद जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तो वो तरीका जिससे अपन जो है एवरेज निकाल सकते हैं। एक दूसरा ये तरीका होता है कि जब मान लो कि देखो विषम पद है, मतलब टोटल पदों की संख्या कितनी है, 5 है, सब में सेम अंतर है, तो इन 2 को हटा दो, इन 2 को हटा दो, एवरेज जो है मिडिल पद आता है, आगे आंसर। समझ में आया, मतलब इसमें वो भी करने की जरूरत नहीं हाँ है। सर। मतलब देखो जब सेम डिफरेंस दिया है, देखो मध्य पद अगर आपको ज्ञात करना तो मध्य पद औसत होता है, तो 5 मतलब पदों की संख्या कितनी है, 5 + 1 जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तीसरा जो पद आएगा वही आंसर होता है, मतलब एवरेज होता है। अब मान लो यहाँ देखो, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, पर याद रखना कि यहाँ पे जो है सम है पद, तो सम पद है, तो देखो सम पद के लिए अलग हो जाएगा, ये विषम पद थे, इसमें सम पद के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, 5 थे तो 2 हटा दिए, 2 हटा दिए, ये आंसर आ गया। अब इसमें क्या करो, पहले आप जो है 3 हटा दो, ठीक है। अब जो ये अपना जो बचा है, इन दोनों को आप जोड़ो, और इसका जो है 11 और 13 को जोड़ोगे, सॉरी 11 और 12 को जोड़ोगे, नहीं छोड़ो वो वाला तरीका छोड़ो। अब इसमें देखो क्या करना होता है कि देखो मध्य पद औसत ज्ञात करना, तो पदों की संख्या कितनी 8 है, +1 करो, 9/2 आ गया, तो मतलब 4.5वां पद जो है इसका आंसर होगा। अपन 4.5वां पद तो मतलब स्वाभाविक सी बात है यहाँ के समथिंग इसका आंसर आएगा। तो इसमें क्या करोगे, 11 और 12 इनको चौथे पद को और 5वें पद को जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे आप, तो वो एवरेज आ जाएगा। समझ में आया, मतलब देखो एक तरीका तो वो है ही, ठीक है। चाहो तो वो वाला भी तरीका लगा सकते हो आप, देखो पहला पद और ये जोड़ो, 23 में 2 का भाग दो, तब भी 11.5 आएगा। समझ में आया, क्योंकि डिफरेंस सब जगह सेम दिया हो, तब डायरेक्ट वो वाला तरीका लगाओ जो मैंने ये वाला सिखाया था, ठीक है। परंतु अगर मान लो ये इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 है, पदों की संख्या सम है, तो 8 + 1 करोगे 4.5, तो वही चौथा और 5वां पद जोड़ो, 16 28 में 2 का भाग दो तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन देता है यूपीएससी, 2018 का क्वेश्चन देखोगे, 2019 का क्वेश्चन देखोगे, 21 में भी आया इस टाइप का क्वेश्चन। यदि n1 संख्या का औसत a1 हो, याद रखना ये चीज़, और n2 संख्या का औसत a2 हो, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा उस टाइम। तो ये n1 × a1 हो जाएगा, प्लस n2 × a2 हो जाएगा, और नीचे n1 + n2 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना बस फॉर्मूला। अब मान लो यदि संख्या n संख्या का औसत a है, तो प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाए तो समूह का औसत भी x बढ़ जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा था उसमें, 2021 का क्वेश्चन करोगे ना, वहाँ पे आपको पता लगेगा। तो नया औसत a + x होता है, क्योंकि सब में x जोड़ा जा रहा है तो x बढ़ रहा है ना, जब x जोड़ा जा रहा है x संख्याओं में ही, तो याद रखना कि वो क्या बढ़ेगा, x तो बढ़ेगा ही ना, मतलब a + x होगा, ठीक। वो क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा।
मान लो प्रति पारी रन बनाएगी, औसत रन कहते हैं, मतलब प्रत्येक रानी जैसे मान लो सचिन ने भाई कितनी पारियों में कितने रन बनाए, वो औसत होता है। यदि बल्लेबाज नाबाद रहता है तो उस पारी का औसत निकालते समय नहीं जोड़ते हैं, थोड़ा ये चीज़ याद रखना बस। प्रत्येक विकेट खर्च किए गए रनों की संख्या को गेंदबाज की औसत कहते हैं, मतलब एक विकेट लेने में कितने रन खर्च किए उसने, तो गेंदबाज का भी औसत आता है, याद रखना। सर सेकंड वाला पॉइंट वापस समझाने का। जैसे मान लो कि सचिन आज आउट नहीं हुआ है, उसने चाहे 100 रन बना दिए, तो ये जो है जब उसका औसत निकालेंगे तो ये नंबर ऐड नहीं किया जाता है, वही नंबर ऐड किया जाता है जब वो आउट होता है। समझ में आया? नाबाद जब रहता है, जब नॉट आउट रहता है, तब उसको नहीं ऐड किया जाता, उस पारी का औसत निकालते समय नहीं जोड़ते हैं, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, वही गेंदबाज के लिए तो वही कितने विकेट लेने के लिए उसने कितने रन खर्च किए, गेंदबाजी औसत जितना कम होगा गेंदबाज उतनी अच्छी समझी जाती है। वैसे भाई बात है, जितने कम रन देगा उतने ज़्यादा अच्छा होगा ना। ये कुछ नंबर सिस्टम की चीज़ें रह गई थी उस दिन, ये तो ऐसे सब एनसीईआरटी में मिलेगा, ये एनसीईआरटी से लिखा हूँ मैं सब, छोड़ो ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, देखो फिर भी पढ़ लो एक बार। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमय है, ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से लिया था। यदि आप किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ते हैं तो आप उसकी परिवर्ती मिलता है, यदि किसी प्राकृत संख्या में से एक घटाते हैं तो उसका पूर्ववर्ती, मतलब वही हो गया जैसे 17 में आगे एक जोड़ दूँ तो 18, इसका अगली संख्या मिल जाएगी, एक घटा दूंगा तो पिछली संख्या मिल जाएगी, ये नॉर्मल है, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि किसी संख्या गुणनखंड उसका एक एक पूरा पूरा विभाजक होता है, ये मैंने बताया था। जैसे 6 का गुणनखंड है 3, तो 3 जो है उसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ठीक है, अब देखो ये 6 है, ये 3 का गुणज है, याद करो मैंने सिखाई भी था ये चीज़, वही है। एक प्रत्येक संख्या के गुणनखंड होता है, मतलब एक सब संख्या को विभाजित करता है, ये बात सही है। प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, हाँ जैसे 6 है, 6 अपने से 6 से डिवाइड है ना, तो 6 से डिवाइड है तो सब ऐसी बात है, क्या है, गुणनखंड है। एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है, तो ये भी वही सेम चीज़ है। एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा है उसके बराबर होगा, हाँ इससे गुणनखंड होगा तो 6 आएगा या इससे छोटे होंगे, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो जाएगी, फिक्स रहेगा। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। अब मान लो 6 का गुणज क्या होता है, 12, 18 ऐसे, एक तो क्या, तो वो संख्या खुद रहेगी और खुद उससे बड़ी रहेगी। एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या इनफाइनाइट, हाँ जैसे 6 के गुण तो इनफाइनाइट होंगे ना, निकालते जाओ जितने आप निकालते जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है, हाँ है ही, जैसे 6 जो है खुद का गुणज है ना। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर। मतलब अब देखो ये समझो, जैसे एक वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जैसे 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, का योग जो है 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, ठीक 12 आ गया, तो योग उस संख्या का दुगना हो, हाँ 6 का दुगना है 12, तो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आया? तो ये परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर क्या है, इनका जो गुणनखंडों का योग होता है, जो ये जो संख्या होती है 6 की, उनका दुगना होता है, जैसे 28 भी है, तो ये चीज़ भी याद रखना, अगर पूछ लेगा भाई इनमें से कौन कितने परफेक्ट नंबर है, तो ये कंडीशन थोड़ा याद होनी चाहिए। को प्राइम का तो अपन उधर भी देखे थे, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है वह सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 4 और 15। अब 4 गुणनखंड करो, 1, 2, 4, 15 के करो 1, 3 और 5। अब इनमें देखो कॉमन गुणनखंड क्या है, ओनली एक ही है, तो ये दोनों नंबर है को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित होगी। जैसे 12 देखो 6 से विभाजित है ना, तो 6 के जो गुणनखंड आएंगे 1, 2, 3 और 6, तो इनसे भी प्रत्येक से विभाजित होगी। ये बात सिंपल सी है, ये सब एनसीईआरटी से लिखा है मैंने। आगे देखो, यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे अपन ने देखा था 4 और 15। अब मान लो 60 ले लो आप, अभी 4 से और 15 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो ये क्या बोला, यदि कोई संख्या दो सहभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, जैसे ये है 60, तो वह उनके गुणनफल से विभाज्य होगी। 4 × 15 करो तो 60 आएगा, तो 60 से विभाजित है ही, तो वही सेम चीज़ है। यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। यदि मान लो दी हुई दो संख्याएं, जैसे मान लो 3 और 4 ले लिया, किसी संख्या से विभाज्य तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से, अब देखो 3 और 4 नहीं, आप और कुछ लो, 4 और 6 लो। ठीक है,
तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये 2 से विभाजित है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ोगे 10 आया, वो 10 भी 2 से डिवाइड होगा, बस वही चीज़ बोल रहा है। यदि दी हुई दो संख्या किसी संख्या से विभाज्य तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा, वही सेम चीज़। अब देखो इनका अंतर करो, 2 आया, 2 से डिवाइड होगा। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं को महत्तम समापवर्त्य कहलाता है। मतलब वही है एचसीएफ क्या होता है, और ये जो है एलसीएम होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये अपन जो है इस चैप्टर में सीखेंगे भी। अब आ जाओ, ये देखो ये सिंपल सा है, परंतु ये याद रखना कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपकी बार कम से कम 2024 में 3 या 4 क्वेश्चन थे इससे, एचसीएफ एलसीएम से, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलो एचसीएफ एलसीएम से आते ही हैं। अब देखो मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है। जैसे 2 का पाड़ा बोलो, 17 का पाड़ा बोलो, 17 चौथी 51 68, याद करो कितना होता है, इनफाइनाइट चले जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर 17 का पाड़ा तो 170 तक ही आता है। अरे वो 10 बार गुणा किया बस वहीं तक, उसके आगे भी तो गुणा कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर याद देखो 17 का भाजक मतलब 17 से 17 को जो डिवाइड कर देता है, कौन कौन करता है, 1 और 17। 14 का भाजक कौन कौन हो गए, 1 2 7 और 14, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे 2 3 4 का निकालना है अपने को एलसीएम, तो ध्यान से समझो। देखो 2 का गुणज क्या हो गए, ये सारे होंगे, 3 के गुणज ये सारे हैं, 4 के गुणज ये सारे हैं, समझ में आया। अब इनमें से अपने को देखना है कि इन 2 3 4 का सबसे जो कॉमन, सबसे छोटा लोवेस्ट जो कॉमन मल्टीपल हो, देखो ये 12 है, तो यही इसका एलसीएम होगा। एक और चीज़ नोटिस करना, देखो इसमें चीज़ें ऑब्जर्व करते चलो, ये सीखोगे आप। जैसे 4 का देखोगे तो ये मल्टीपल है, तो अपन जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो बड़ी संख्या जैसे मान लो 6 और 12 का निकालना है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे तो डायरेक्ट 12 ही आ जाएगा, क्योंकि 6 भी डिवाइडेड है, 12 भी डिवाइड, मतलब 12 को ये 6 भी जो है 6 का मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है। अब जैसे मान लो कि मैं 4 और 6 में लूँ, ध्यान से समझना, तो जैसे इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो ये इसका जस्ट जो बड़ी संख्या उसका गुणज होता है। तो अपन डायरेक्ट है ना, अगर मान लो कि नंबर सोचना हो तो ये डायरेक्ट अपन इस बड़ी संख्या का गुणज लेके सोचेंगे अपन, ये चीज़ याद रखना। जैसे 1 2 4 है, देखो 4 आ गया डायरेक्ट 4 ही, इसी का गुणज है 4 × 1। अभी दे 9 है, अब जो 9 का गुणन अपन लेके देखेंगे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ये अभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये याद रखना। अगर मान लो कि तीनों नंबर अभाज्य संख्या हो, मतलब प्राइम नंबर हो, तो याद रखना कि डायरेक्ट उनका है ना वो नहीं आएगा, डायरेक्ट उन संख्या को गुणा कर दो, वही उसका जो है एलसीएम होगा। अब ये चीज़ याद रखने बहुत काम आती है। जब तीनों नंबर प्राइम है तो उनका डायरेक्ट आप मल्टीपल निकालोगे, वही उनका एलसीएम होगा। समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात वही चीज़ यहाँ पे जो ये वाली चीज़ है वो, कि जो भी आपका एलसीएम आएगा क्या, तो ये जो बड़ी संख्या है उसके बराबर आएगा, उससे बड़ा होगा हमेशा। ये चीज़ याद रखना, इसे छोटा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाजक। 12 के भाजक ये निकाले अपन ने, 18 के भाजक निकाला, 24 का भाजक निकाला अपन ने, ठीक है। ध्यान से समझ रहे। तो एचसीएफ अपन इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा। जैसे यहाँ देखो 1 और 2 भी है, 3 भी है, परंतु नहीं, अपने को हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट कौन सा है, 6, जो तीनों में है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। 12 और 24 का निकालोगे तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ पकड़ रहे हो आप, यहाँ जो छोटी संख्या होती है, ठीक है, वही होती है। अब यहाँ देखो, ये देखो इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, इससे छोटी ही होगी एचसीएफ होगा। तो यहाँ देखो 12 18 24 है, तो इससे छोटी संख्या होगी, बड़ी नहीं होगी। समझ में आया। तो यहाँ पे इसका जो मतलब है एचसीएफ का ए बी सी में से, अब मान लो सी जो सबसे छोटा है, तो इससे याद रखना क्या, तो इसके बराबर आएगी या इससे छोटी रहेगी। अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये सीख लिए तो फटाफट आप एग्जाम में निकाल पाओगे, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखना, ये बहुत काम आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। एक तो ये चीज़ याद रखना कि तीनों अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दूसरी बात, जो हाईएस्ट नंबर होता है कहते तो वो संख्या है, उसका गुणज जो है वही आएगा एलसीएम। एचसीएफ जो सबसे छोटी संख्या होती है कहते वो आएगी, उससे छोटी संख्या एचसीएफ आएगी, ठीक है। अब आ जाओ मेथड 1, एलसीएम निकालने के तरीके। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था तब भी सिखाया था ये। एलसीएम निकालने का तरीका देखो, एलसीएम है, मान लो कि बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए, तो पहली बात अपनी क्या सीखा था, इसका मल्टीपल आता है, ठीक है। पहली चीज़ इसी का मल्टीपल होगा, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी। अभी तो ज़्यादा बड़ी संख्या दे दी, अपन गुणा नहीं करने जाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब सबसे पहले देखो ये चीज़ याद रखना, 2 से डिवाइड हो रहा तो 2 से 2, अपन याद रखना एक संख्या हो रही है 2 नहीं हो रही तो मत दो। तो अगर मान लो कि मिनिमम 2 में तो भाग जा रहा हो तभी भाग दो। अभी देखो 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया। अब यहाँ देखो
यहाँ पे अब देखो अलग अलग सब विषम संख्या आ गई और अलग अलग नहीं जाएगा, तो अब इनको सबको गुणा करो। ठीक है, तो 2 2 4 8, 8 × 4 7 × 9। ठीक है, अब इनको जब गुणा करोगे आप, ठीक है, तो ये आ गया आखिरी में ये, तो ये आपका एलसीएम होगा। याद रखना है, एलसीएम निकालने का एक तरीका ये है। एचसीएफ निकालने का तरीका, तो अगर मान लो इनमें से पूछा तो अपने को पता है कि ये जो 32 सबसे छोटी है, इससे छोटा ही एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, छोटी संख्या जस्ट उससे बड़ी संख्या से डिवाइड करो। तो यहाँ पे देखो 32 को 56 को डिवाइड किया अपने 32 से, फिर जो ये रिमाइंडर आया उसमें जिस संख्या से पहले अपन भाग दिए थे उससे को भाग दो, फिर देखो 8 आ गया। ठीक है, अब इसमें फिर इसका भाग दो, ये 24 में भाग दिया, अब ये पूरा पूरा चला गया। तो अब ये जो 8 है अगर इसको भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, तो वो उसका एचसीएफ कहलाएगा। देखो यहाँ पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो एचसीएफ ये 8 है। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका है, ये चीज़ याद रखना। अब आगे बढ़ो। अब देखो मेथड नंबर 1 था, ये चीज़ याद रखना, ये मेथड नंबर 1 था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। दूसरा तरीका होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। जैसे मान लो कि 8 10 12 है, ठीक है, और ये मान लो इधर 32 56 52, ठीक है। तो अपन जैसे 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 10 को कैसे 2 × 5, 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो 2 है जो सब में है, ये वाला 2 सब में है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब वहीं जो है एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, इनको सबको गुणा करोगे। देखो एक तो ये जो 2 आ गया, 1 2 ये लोगे, इसके अलावा जो छूट गए हैं ये सबको गुणा करोगे। ठीक है, 5 × 3, नहीं रुको 1 मिनट, 5 × 3 भी आ गया, और शायद नहीं ये छोड़ेंगे अपन, ये वाला छोड़ेंगे और जो बचा हुआ जो सब है उसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एचसीएफ जो कॉमन आ रहा था उनको लिख लिए, 2 × 2 × 2 × 2, ये 8 आ गया। एलसीएम निकालने के लिए देखो ये बचा है 2, नहीं ये 3 लिए, 2 ये लिए, 7 × 3 × 3। सर एलसीएम में ना मैक्सिमम पावर लेते हैं। अब जैसे यहाँ नीचे वाले एग्जांपल में देखो 2 की पावर 5 भी है 7 भी है तो 7 लिया आपने, 3 की पावर 2 भी है 1 भी है तो 2 लिया आपने, और 5 7। रुक जाओ, यहाँ पे 2 की पावर कितना आ रहा है 3, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ रहा है, 2 की पावर 2 आ रहा है, तो अपन 2 की पावर मैक्सिमम 3 लिए। ठीक है, और जो 5 की पावर 1 ही है तो 1 ही लेंगे, 3 की पावर 1 है तो ये लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम अपन लेंगे। हाँ ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे देखो ये है ही मैक्सिमम, यहाँ पे 3 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो ये आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर मान लो कि ऐसे पावर में दिया हो तब भी ऐसे लेंगे। अरे अगर एचसीएफ निकालना होता तब मिनिमम लेते हैं। देखो 2 की पावर 5 इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो, सॉरी मिनिमम है वो लिए, इनमें जो मिनिमम है वो लिए। ठीक है, याद रखना इनको नहीं लेंगे, वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब जो एलसीएम निकालना तो मैक्सिमम, देखो ये मैक्सिमम लिया है, इसका में भी मैक्सिमम आएगा, मतलब ये 3 की पावर 2 आएगी और 5 × 7। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों तरीके हैं, आपको ये दोनों तरीके आने चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला तरीका तो है ही आपके पास, तो ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब देखो ये भी यूपीएससी ने एक बार पूछा है बिन्नों का एलसीएम एचसीएफ, तो याद रखना ये जो सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे देख, जब एलसीएम निकालना हो तो ये जो ऊपर वाली जो संख्या है इनका तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, और नीचे वाली जो संख्या है इनका एचसीएफ निकालते हैं। समझ में आया? और जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, बस यही चीज़ याद रखना भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब आगे है कि अब देखो एक चीज़ ये याद रखना, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणन कब होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होती है, ये चीज़ भी याद रखना। कब होगा, पहली कंडीशन है याद रखना कि एलसीएम जो है एचसीएफ का गुणज होना चाहिए। जैसे मान लो एचसीएफ आ गया 8, तो एलसीएम जो होगा ये 8 का ही मल्टीपल होगा तभी ये चीज़ लगेगी, ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, संख्याएं हमेशा एचसीएफ का गुणज होगी, और जो ये संख्याएं है ये भी जो है, ये जो एचसीएफ आया है उसका गुणज होगी तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये चीज़ याद रखना। अब मान लो जैसे ये संख्या प्राइम नंबर दे दी तो ये नहीं होगा फिर, तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि भाई प्राइम नंबर का, अब मान लो कि यहाँ पे दे दिया 4, तो ये 4 प्राइम नंबर तो कभी गुणज होता ही नहीं है ना, क्या तो खुद का होगा, कैसे उस 1 से डिवाइड होता हो। तो ये चीज़ याद रखना कि ये दोनों कंडीशन याद रखना तभी ये फॉर्मूला लगेगा।
अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको, ये देखो मतलब ये इनका गुणनफल दिया है, यदि उनका लसा है 216 है, देखो एलसीएम दे दिया है, तो उनका मैसा ज्ञात कीजिए, मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एचसीएफ निकालिए 75, पर आप देखेंगे 75 जो है कि जो 75 आपने क्या बोला था कि एचसीएफ का गुणज होना चाहिए एलसीएम। अभी देखो 75 आया है, एलसीएम आया 216, क्या 75 इसको डिवाइड करेगा? 9, तो ये चीज़ नहीं लगेगा। लेकिन एलसीएम एचसीएफ का गुणज नहीं है, इसलिए एचसीएफ के लिए आंकड़े अनिश्चित है, याद रखना ये चीज़। तो आप इस तरीके से एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे, समझ में आया? तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। अब आगे बढ़ो, मान लो दो संख्या को योग दिया है 216 है और उनका मैसा जो है 8 है, तो संख्याएं हो सकती है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो संख्या एचसीएफ का हमेशा क्या है, अपने ये क्या सेकंड कंडीशन क्या सीखी थी कि जो संख्या जो होती है हमेशा एचसीएफ का गुणज होती है। तो अपन इसको जैसे 8 मतलब ऐसे मान सकते हैं ना, 8 है 8 भी, क्योंकि गुणज ही होगी, कोई भी हो सकता है। अब अपने दो संख्या को योग दिया, अब ये संख्या अपने आ गई, ये किससे आई? एचसीएफ के गुणज के कॉन्सेप्ट से आई। अब इनका योग दे दिया है 216, तो 8 a + b करोगे, ठीक है, a + b = 27 आ गया। अब याद रखना कि इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी बनेगी भाई। देखो 27 का कब आ सकता है? 26 + 1 25 + 2 24 3, ऐसे कर करके आ सकते। अब इनमें से वो जोड़े देखने पड़ेंगे जो सहअभाज्य होते हैं। याद करो सहअभाज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। हाँ, कोप्राइम नंबर याद करोगे, जैसे अपन ने सीखा था कि जिनका एचसीएफ जो है क्या होता है, ओनली 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 26 मतलब इनके जो भाजक होते हैं वो एक ही होता है, सॉरी एचसीएफ नहीं। जैसे मान लो कि 4 और आप 3 का ले लो, 3 का भाजक क्या है? 1 और 3 है। 4 का क्या है? 1 2 और 4 है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? ओनली 1 ही आना चाहिए, वही कोप्राइम नंबर होता है। तो इन्हीं में से वही नंबर लेंगे जो कोप्राइम है। देखो ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब देखो ये नहीं होंगे क्योंकि 9 18 का तो याद रखो ये और से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो है यही जो है इसके आंसर होंगे। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी? 9। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो ये चीज़ याद रखना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कोप्राइम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, दोनों लग रहा है। अब देखो आगे देखो, 5 घंटे, ये भी यूपीएससी ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा, कम से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। 5 घंटियाँ प्रारंभ में एक साथ बजी और प्रत्येक घंटे क्रमशः 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेगी? तो याद रखना अपने को इनका क्या चाहिए? एलसीएम। एलसीएम याद करो, आप चाहो किसी भी तरीके से निकाल लो। ये 12 से मान लो 120 सेकंड आया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये 120 सेकंड है, ठीक है। अब 120 सेकंड आया तो अपने को बोल रहा है कि जो ये है 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजती है, ठीक है। अब पहले तो अपन इसको जो सेकंड आया इसको मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करेंगे तो भाई कितनी आ जाएगा? 2 मिनट, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से समझना कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो 30 में अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है, +1 आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जो आया है आपका जो 16 मतलब सॉरी यहाँ से तो 15 जो आया है, वो 15 कौन से हैं? 2 4 6 8 10 12 14, समझ में आया? ये जो है ये जो 15 जो आया आपको वो तो यहाँ से आया है, ठीक है। परंतु सोचो कि 0 जब स्टार्ट होगी तब भी तो बजेगी एक साथ, यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी तो तब भी तो बजेगी, इसलिए इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं तो अपन देखो मोस्टली एग्जाम में 15 करके आ जाएंगे, पर उसका आंसर जो होगा 16 होगा। तो ये चीज़ याद रखना। अरे समझ में आया नहीं आया, वो क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा, पर ये तो क्वेश्चन ही है। अरे समझ में आया, ये चीज़ कंडीशन याद रखना थोड़ा, ये चीज़ें कि इसमें एक जोड़ना होता है कि इसमें नहीं जोड़ना होता है। देखो 5 घंटे प्रारंभ में एक साथ बजी, ये जोड़ना पड़ेगा आपको, फिर बज रही है इस अंतराल में, तो ये जो आ रहा है वो ये अंतराल वाला आ रहा है, तो ये जो 15 आ रहा है वो ये आए, परंतु ये साथ में जो बजी इसको भी तो जोड़ोगे आप, इसलिए 16 आंसर आएगा। अब आगे देखो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इनको याद होनी चाहिए आपको। वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या जो 3 4 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। याद करो इस टाइप की क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो याद करो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए जो इनसे विभाजित हो। अब मैंने कितनी बार बोला विभाजित होगी तो इनसे बड़ी होगी ना, तो ये क्या निकालना है? एलसीएम। जो बोल रहे थे कि सर कब एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, तो एलसीएम निकालोगे 420 आया, ठीक है। अब देखो जिसे 3 4 5 7 से भाग देने में प्रति दिशा में एक शेषफल आए, तो याद रखना कि एक शेषफल आए तो आप इसमें क्या कर दोगे? एक जोड़ दोगे। अब याद रखना कि बोले कि 5 शेषफल आ रहा है, देखो जैसे 3 5 4 7 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 और 5 शेषफल बच रहा है। अब देखो इस टाइप का भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है,
अपन किए हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो उसमें आप क्या करोगे, जो ये जो संख्या है इनमें वो निकालोगे डिफरेंस। देखो इनका, अगर इनका सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपको 2 घटाना होगा एलसीएम से, मतलब 420 में से 2 घटाओगे तो 418 वो संख्या आ जाएगी। अगर ये समान और नहीं सर आए अगर सेम नहीं आया तो ऑप्शन की मदद से करो, फिर आपको वहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैसे? मतलब जैसे मान लो कि ऑप्शन लिखा है, जैसे 418 इसका आंसर था, मान लो कि 419 है, समझ में आया? तो आपको जो 421 है, 424 संख्या बनी है, 427 बना है, तो फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अच्छा, पर ऐसा कभी कंडीशन बना नहीं है, बनी क्या तो इससे हो जाएगा सोल्व या इससे हो जाता है, मोस्टली देखा है अपन ने इसी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 107 में 78 को भाग देने पर क्रमशः 17 18 शेषफल बचे। अब याद रखना इस कंडीशन में क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझोगे तब, इसीलिए बार बार क्वेश्चन लगाओ। हाँ वो उसमें सबसे छोटी पूछी थी, इसमें सबसे बड़ी, इसलिए इसमें एचसीएफ निकला, उसमें एलसीएम निकला। हाँ, और अपन एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जिसमें 107 18 भाग देने पर क्रमशः 17 और 18 शेषफल, तो ये 17 घटाओगे, इसमें से 18 घटाओगे। अब इनका जो है एचसीएफ निकालोगे तो वो याद रखना माइनस करके निकालना पड़ता है 30। ठीक है, अब आगे देखो, वही सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या याद करना, तो एचसीएफ निकालना है जिसमें 34 58 54 भाग देने पर किसी भी स्थिति में एक समान शेषफल आए। अब देखो ध्यान से देखो, 34 58 54, अब देखो इनमें, देखो इनमें 24 का डिफरेंस है, इसमें 36 का डिफरेंस है, और इन दोनों में देखोगे तो 60 का डिफरेंस है। तो इसमें जो है आप एचसीएफ निकालोगे, 1 मिनट रुको, मिट गया है, मैं बताता हूँ, उसने फोटो को भी अच्छे से नहीं किया, रुको। तो याद रखना, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप जो है एचसीएफ निकालोगे ना, एचसीएफ वो निकालोगे 24 36 और 60 का, मतलब जो इनके जो डिफरेंस है उसका निकालोगे। कब? जब बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 34 58 94 को भाग देने पर किसी भी स्थिति में एक समान शेषफल आए, तब अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोला हो तब आप जो है इसका जो है, क्वेश्चन ही अजीब है, समझ ही नहीं आया। अरे सुनो इधर देखो, ध्यान से समझो, तभी तो कॉन्सेप्ट में लिखा है ना तभी तो उसको स्पेशल दर्जा मिला है। चलो ठीक है, देखो ये अपने देखो यहाँ पे पहले समझो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे मतलब आप जैसे इसे 30 से भाग दोगे, 107 और 78 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल ये है, तो समझ में 30 को भाग दोगे तो ये शेषफल आता है। ठीक, इसमें अपन क्या किए कि माइनस करो, जो आया है उसका एचसीएफ निकालो, उससे आ जाता है। अब यहाँ कुछ अलग पूछ रहा है, देखो वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 34 58 94 को भाग देने पर किसी भी स्थिति में एक समान शेषफल आए। मतलब जब आप इस संख्या में भाग दे रहे हो 34 58 94 में, ठीक है, वो एक ऐसी संख्या है जिसे आप भाग दोगे तो हमेशा शेषफल जो है तीनों का सेम आएगा। जैसे मान लो यहाँ 12 आया है तो 12 को भाग दो, 12 24, ठीक है, 10 आया, अच्छा रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे 10 आ रहा है, देखो इसके 94 के लिए भी 10 आ रहा है, तो बस वही चीज़ है। तब अगर ऐसी कंडीशन जब बोल रहा है तब याद रखना कि इन संख्याओं के बीच में आप डिफरेंस ज्ञात करोगे। देखो इनमें डिफरेंस कितना है 24, इसमें कितना है 36, फिर पहली और तीसरी में कितना है 60, तो ये जो डिफरेंस आया है इसका आप जो है एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे आप 24 36 और 60 का, वो कितना आएगा 12, तो वो ही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो कि जैसे वो अगर मान लो कि 1 है 2 है, इनका निकालोगे तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम जो होगा जस्ट गुणा करके उसका निकल जाएगा। जैसे मान लो 1 × 2 है तो कितना आ जाएगा 3, तो ये देखो इसका जो एलसीएम आएगा, नहीं n+1 वैन जब नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और एचसीएफ तो दोनों का भाई, दोनों में जब डिवाइड कर दे तो वो तो एक ही आएगा, और 1 और 2 का तो नहीं, सॉरी, अगर 1n, अगर मान लो 1 और 2 लेते हैं अपन, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये 1 और 2 हुआ, अरे हाँ मतलब ये 2 ही है ना, 2 n मतलब n 1 लिए तो ये 2 बनेगा ना, तो 1 × 2 तो 2 एलसीएम होगा और एचसीएफ 1 होगा। तो मतलब वही सेम चीज़ है कि अगर मान लो कि जस्ट आगे वाला नंबर दिया हो और उन दोनों का एचसीएफ एलसीएम पूछे तो उन दोनों को गुणा कर दो, और उनका जो हमेशा याद रखना एचसीएफ 1 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये रहने दो, अनुपात अपन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को।
अनुपात और परसेंटेज ये दोनों एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों चीज़ अपना हो गया, और ये दोनों चैप्टर अपन साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास आज का टाइम है, आप जो दृष्टि में जो बुक है उसमें जाके ये चैप्टर लगा लेना। कौन कौन से लगाओगे? एक तो आप HCF LCM वाला लगा लेना, लीनियर इक्वेशन के है उसमें, एज वाला है, वो 3-4 चैप्टर वो लगा लेना, उसे सॉल्यूशन में भेज चुका हूँ आप लोगों को। लगा लोगे तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कल से अपन जो है PYQ करेंगे 2011 से लेके 2024 तक अपन करेंगे। तो पहले मेरा मानना है कि दृष्टि बुक में से जाके आज आप लोग लगा लेना वो चीज़, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो ये जो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर ओनली PYQ करने से आपका काम चल जाएगा। उसका सॉल्यूशन वाला भी मैंने भेज चुका हूँ आप लोगों को। फिर अपन याद रखना कि अनुपात से अनुपात और ये वाली जो परसेंटेज वो दोनों साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया, आपका मैथ हो गई है। अभी मैं थोड़ी देर रुको, अभी भागो मत, पहले टेस्ट लूँगा उसके बाद में भागना।